अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है, उन्वान है, शीर्षक है एनआरसी प्रोसेस इज स्टार्टेड इनडायरेक्टली इन बिहार बाय इलेक्शन कमीशन। यानी एनआरसी की प्रक्रिया को बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग द्वारा आरंभ कर दिया गया है। आरंभ करने के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आगाह भी किया था कि एनआरसी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आज वही चीज़ सामने में आ गया है। बहुत कम लोग इसको सीरियस लिए थे, ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं लिए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने इसको जारी कर दिया गया है। इसके तहत बहुत सारे लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अब इसमें जो एनआरसी है, पहले तो ये हम फिर से बता दें आप लोगों को कि आज एनआरसी का मतलब ये होता है नागरिकता साबित करने का एक प्रक्रिया है। नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण। तो उसको बिहार सरकार ने इनडायरेक्ट उसको लागू किया है, और ये केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय है उसके इंस्ट्रक्शन में, और इसको चुनाव आयोग ने इसको लागू किया है कि जिस ये प्रोसेस से ये लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, और जिन लोगों को का रिपोर्ट या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इनुमरेशन फॉर्म है, यानी गणना पर पत्र प्रारूप है, एक मॉडल दिया गया है, एक ड्राफ्ट दिया गया है, एक मॉडल दिया गया है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें अपना जो वोटर आईडी का आईडी नंबर है, यानी इपिक नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसको डालेंगे। और जो मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें भी प्रोसेस है, उसके तहत आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो 10 मिनट में आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसको इनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें बिहार का ऑप्शन एक आएगा, उसके बाद लेफ़्ट साइड में इनुमरेटर फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर एक डिस्प्ले विंडो खुलेगा, डिस्प्ले होगा एक विंडो, उसमें आप इपिक नंबर डालेंगे, वोटर आईडी नंबर, उसके नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके नीचे कैप्चा कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, डायरेक्ट ये गणना प्रपत्र प्रारूप आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस गणना प्रपत्र में आपका नाम ऑलरेडी प्रिंट रहेगा, आपका इपिक नंबर प्रिंट रहेगा, आपका क्रम संख्या, कितने वोटर लिस्ट में कितने सीरियल नंबर में नाम है वो प्रिंट रहेगा, पार्ट नंबर, भाग संख्या प्रिंट रहेगा, और आपका बूथ का नाम जो स्कूल में या कॉलेज में या जो भी कम्युनिटी हॉल में जो भी बूथ सेंटर होगा या पुस्तकालय में, वहाँ वो दर्ज होगा। उसके बीच में आपको जो भरना है, अपना पता भरना है, और एक फ़ोटो लगाना है उसमें, उसके नीचे, और उसमें जो भरना है वो जन्म तिथि भरना है, आधार नंबर भरना है, और आप अपना परमानेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरिएगा। सभी व्यक्तियों को जो एक ही मोबाइल नंबर आधार में, पैन में देना चाहिए या पासपोर्ट में देना चाहिए, ताकि बाद में वो कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उसके नीचे पिता का नाम या कानूनी अभिभावक का नाम आएगा, उसमें आप पिता का नाम लिख देंगे। अगर पिता का इपिक नंबर है, वोटर लिस्ट अगर रहा हो, वो वोटर लिस्ट नंबर आईडी नंबर डाल देंगे, इपिक नंबर। माँ का नाम डालेंगे और माँ का इपिक नंबर डालेंगे। किसी का अगर बीच में किसी का वोटर लिस्ट से नाम हट गया था, पहले कोई लोग हटा देते थे, दोबारा जुड़वाते थे, अगर दो पुराना इपिक नंबर होगा, नया इपिक नंबर होगा, तो दोनों इपिक नंबर को आप डाल देंगे। और फिर स्पाउस का नाम होगा, यानी कि जीवन साथी का नाम होगा। अगर कोई विवाहित है, कोई मैरिड है, शादीशुदा है, तो मर्द अपनी बीवी का नाम लिखेंगे, उसका इपिक नंबर देंगे। औरत अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी और इपिक नंबर देगी।
उसके बाद घोषणा में क्या लिखा गया? घोषणा में लिखा गया है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करता हूँ। अब इसमें 3 फेज बताया गया है। जैसा कि एनआरसी प्रोसेस के लिए हमने इससे पहले वीडियो में 3 प्रोसेस आप लोगों को बताया था, यानी 3 स्टेज, यानी एज को 3 ग्रुप में ये लोग बांटेंगे। ये लोग जो सबूत जो खोजेंगे वो कहाँ से? जो 1/7/1987 या उससे पहले पैदा हुआ है, वो उसका एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जो एक मतलब के जो 30 जून 1987 तक जो पैदा हुआ है कट ऑफ, उसको उस समय 30 जून 1987 के डेट या उससे पहले का कोई उसके पास जो है कोई आईडी कार्ड हो, सरकारी आईडी कार्ड हो, बैंक का पासबुक हो या पोस्ट ऑफिस बैंक का पासबुक हो, LIC जिसने कराया हो वो हो, और नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर यूनिट का कोई पहचान पत्र अगर निर्गत किया गया है तो वो आदमी वो दे देगा तो वो प्रूफ हो जाएगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987 या उसके बाद पैदा हुआ हो और 2 दिसंबर 2004, यानी कि जो 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ हो, तो उसको प्रमाणित करना होगा कि उनको जन्म तिथि प्रमाणित करना होगा, जन्म स्थान प्रमाणित करना होगा और उनका निवास स्थान प्रमाणित करना होगा। ये 3 चीज़ प्रमाणित करना होगा, यानी कि साबित करना होगा, उनको प्रूफ देना होगा। और जो 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अब तक जो पैदा हो रहे हैं उनको अपना प्रूफ देना होगा, अपने जन्म स्थान का प्रूफ देना होगा, हम कहाँ पर जन्म तिथि का प्रूफ देना होगा और अपना डोमिसाइल प्रूफ देना होगा, और साथ साथ माँ और बाप दोनों का देना होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 1 जुलाई 1987 से पहले यानी 30 जून 1987 तक जो भी पैदा हुए हैं उसको केवल अपना प्रूफ देना है, उसको माँ बाप का प्रूफ नहीं देना है। चाहे वो उस ज़माने में 30 जून 1987 का उसका जो है बैंक में खाता खोला हो तो उसका पासबुक होगा। पहले तो ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही होता था, हाथ से लिखा हुआ ही होता था, या पासपोर्ट निर्गत किया गया हो तो वो सब प्रूफ चलेगा सिर्फ उनका। अगर जो 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुआ उसको अपना प्रूफ देना होगा और अपने माँ या बाप दोनों में से कोई एक का प्रूफ देना होगा। तीसरा, जो 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक पैदा हुआ उसको अपना भी प्रूफ देना होगा और अपने माँ बाप का प्रूफ देना होगा। प्रूफ में क्या देना होगा? उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, यानी कि तारीख़ पैदाइश यानी जन्म तिथि का प्रूफ देना होगा उसको। दूसरा, वो कहाँ जन्म लिए उसका प्रूफ देना होगा। और तीसरा, उनका कहाँ अधिवास है, उनका निवास कहाँ है, उन रिहाइश पजीर परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर कहाँ के हैं, कहाँ के मूल रूप से निवासी हैं, वो 3 प्रमाण देना होगा। तो जा करके वो भारत का नागरिक कंसीडर होगा और उनका वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रहेगा, नहीं तो वो नाम हट जाएगा। अब इसमें जो लिखा गया है घोषणा, अब इसमें जो घोषणा पत्र में लिखा गया है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अहर्ता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा।
और एक इसमें सहूलत ये दी गई है कि जो लोग अभी जीवित हैं, जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है और नाम गलत नहीं है, तो उसका भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके अनुमंडल कार्यालय में जा करके पुराना वोटर लिस्ट जहाँ निकलता है वहाँ वो लोग जो है फ़ोटो कॉपी करा के देंगे, उसी पर टिकट लगा के उसको सर्टिफाइड कर देंगे, वो भी लगा देंगे तो चलेगा। लेकिन इसमें अधिकतर लोगों का नाम गलती है और वो हिंदी में मिलेगा, फिर इसको कंप्यूटर में एंट्री होगा तो इसमें बहुत लफड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी मांगा नहीं गया है इस तरीके का दस्तावेज। हाँ, आधार कार्ड का आपको नंबर इसमें जन्म तिथि के बगल में भरवाया है कि आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बाप का नाम क्या है और फादर का नाम क्या है, फादर का इपिक नंबर क्या है, मदर का नाम क्या है, मदर का इपिक नंबर क्या है, वाइफ अगर शादीशुदा है तो वाइफ का नाम क्या है, वाइफ का इपिक नंबर क्या है, या महिला शादीशुदा है तो उसके पति का, हस्बैंड का नाम क्या है, उसका इपिक नंबर क्या है। ये कोरिलेशन वो अपने उस नंबर से वो लोग चेक कर लेंगे। अब जो इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज मांगे हैं नागरिक साबित करने के लिए, इसमें 11 दस्तावेज हैं। पहला तो दस्तावेज है केंद्र, राज्य या पब्लिक सेक्टर यूनिट के रेगुलर कर्मचारी या पेंशन भोगी को निर्गत कोई भी आईडी प्रूफ दिया गया है वो भी चलेगा। पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन के लिए जो ऑर्डर होता है वो आदेश पीपीओ है, अगर उनके पास है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा। सरकार स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी द्वारा कोई भी जारी किया गया हो उस ज़माने का, या उस ज़माने में जो मान लीजिए कि जारी किया गया है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या खतियान जारी किया गया हो, वो सब वैलिड रहेगा। या उनके नाम से 30 जून 1987 तक या उससे पहले का जो भी रजिस्ट्री पेपर होगा ज़मीन का वो भी चलेगा। अब जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले या बाद में पैदा हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा, जो बाद में पैदा हुए हैं उनको माँ बाप का कोरिलेशन भी दर्शाना होगा। अब इसमें 3 बातें आती है। पहला बात तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करना, यानी कब पैदा हुए यानी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि प्रूफ करना। दूसरा जन्म स्थान प्रूफ करना। तीसरा कहाँ के परमानेंट निवासी हैं उसको प्रूफ करना। अब जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज रखे हैं उसमें दस्तावेज है 11 दस्तावेज है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर उसको कोरिलेट करूँगा। पहला तो केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/2087 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र या दस्तावेज। सक्षम दस्तावेज में जो मैंने पहले बताया था कि जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आ सकता है, या एफआईआर कॉपी भी आ सकती है, या कोर्ट का डिसीज़न लेटर भी आ सकता है, या कोर्ट केस का फाइल भी आ सकता है। कोई कोर्ट में केस हुआ हो और वो पेंडिंग भी हो वो भी चलेगा। उसके बाद जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको अधिकार दिया गया है जारी करने का उसके द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। जैसे कि ब्लॉक में भी जारी किया जाता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार के ज़रिए से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करता है, या मिलिट्री हॉस्पिटल भी जारी करता है बर्थ सर्टिफिकेट को, वो भी मान्य होगा। लेकिन जो बच्चे विदेश में पैदा हुए हैं, फॉरेन, जिनके वालिदैन फादर और मदर, माता और पिता, अगर वो विदेश में रहते हैं, किसी का न्यूजीलैंड में है, कोई लग्जमबर्ग में है, कोई फिनलैंड में है, कोई सऊदी अरबिया में है, तो अगर वो बच्चा वहाँ पैदा होता है तो वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बर्थ सर्टिफिकेट देता है। फिर उसको 1 साल के अंदर में
उसको इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट लेना होता है, वो वैलिड होगा। वैसे बच्चों के लिए अगर 1 साल में उन्होंने नहीं लिया किसी कारणवश, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से उनको जो है एक अथॉरिटी लेटर लेना होगा, तो वो वैलिड होगा बर्थ के संबंध में, वो सर्टिफाई करेगा फिर तो जा कर के वैलिड होगा। लेकिन ज़्यादा ये कम लोग हैं बिहार में इस तरीके के लोग जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जिनके बच्चे, उनकी तादाद बहुत कम है, तो उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो लोग बनवा लेंगे। लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, अब उसके लिए तो ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी हो जाएगा, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान भी प्रूफ हो जाएगा, उसमें कहाँ के निवासी हैं, एड्रेस भी रहता है, वो भी प्रूफ हो जाएगा। यानी एक सिंगल डॉक्यूमेंट से आपका तीनों प्रूफ हो गया बर्थ सर्टिफिकेट में, तो वो देना होगा। फिर पासपोर्ट है, पासपोर्ट वैलिड इंडियन पासपोर्ट में भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा, आपका कहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ भी उसमें रहता है, वो भी प्रूफ हो जाएगा, और किस एड्रेस पर आप रह रहे हैं उस एड्रेस पर प्रूफ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन जनरली लेकिन उसके साथ आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, चूँकि पासपोर्ट के नियम के मुताबिक पासपोर्ट जो जारी होता है वो लोकल एड्रेस पर होता है। अगर कोई आदमी बिहार से बाहर, कोई बंगाल में रह रहा है, कोई आसाम में रह रहा है, या कोई कमाने के घर से कोई बॉम्बे में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कोई गोवा में रह रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में रह रहा है, तो मान लीजिए कोई रायपुर में रह रहा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो रायपुर के लोकल एड्रेस पर ही पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पासपोर्ट अप्लाई करने के समय में परमानेंट एड्रेस बिहार का और लोकल एड्रेस छत्तीसगढ़ रायपुर का लोग देते हैं, अगर रायपुर में रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा। पुलिस इंक्वायरी भी रायपुर में ही होती है, और पासपोर्ट में जो एड्रेस आता है उनका वहीं के एड्रेस में आता है। अब तो 2.0 पासपोर्ट है जो न्यूज़ में आ रहा है, आप ई पासपोर्ट जो जारी किया जाता है उसमें, तो ई पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ बायोमेट्रिक में के अंदर रहती है। लेकिन जो जनरली अभी तक 1 साल पहले तक जो पासपोर्ट जारी किया गया उसमें जो एड्रेस है वो लोकल एड्रेस रहता है। तो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डोमिसाइल देना होगा आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा। जो लोग संस्कृत बोर्ड या मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जिन लोगों ने पढ़ा है, एडमिशन लिया है, तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल ही इसे पैड पर लिखवा दे, इनका नाम, वालिद का नाम, फादर का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, इन्होंने एडमिशन इस तारीख को लिया, एडमिशन इस ग्राउंड पर हुआ, और एडमिशन का सीरियल नंबर ये है। वो अगर हेड मास्टर लिख करके देते हैं, और वो इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ताकि उसको स्पेलिंग में कंप्यूटर में फाइनल एंट्री इंग्लिश में ही होता है, ताकि नाम में गलती ना हो। और अगर मदरसा में पढ़ा है या संस्कृत बोर्ड में, तो जिस साल एडमिशन उन्होंने लिया है वो व्यक्ति, उस साल का वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, वो भी लेटर साथ में लगाना होगा। तो उसके बाद ये हो गया मैट्रिकुलेट डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए पासपोर्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ये 3 ही डॉक्यूमेंट को रखा है। बाकी डेट ऑफ बर्थ में आपका जो है ये डेट ऑफ बर्थ में आपका आ जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके डेट ऑफ बर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ने। सिर्फ स्कूल का सर्टिफिकेट या स्कूल का लेटर पैड पर हेड मास्टर लिखेगा, या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ होगा उसको रिकॉर्ड किया गया, या पासपोर्ट में होगा। उसके बाद अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र पहले लोग ब्लॉक से बनाते हैं, फिर ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, तो ऑनलाइन अनुमंडल में अप्लाई करते हैं, फिर बन के आता है 21 कार्य दिवस के दिन या 12 कार्य दिवस जो भी लिखा रहता है।
फिर अनुमंडल के बाद जिला में अप्लाई करते हैं। तो कम से कम एसडीओ लेवल का जो है ये अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रखा गया। फिर जो लोग ट्राइबल इलाके में रहते हैं या वन क्षेत्र में रहते हैं या जिन लोगों को वन अधिकार प्रमाण पत्र मिला है तो वो भी चलेगा। अच्छा, जो लोग SC ST OBC में हैं या फॉरवर्ड में भी आते हैं, कोई लोग पठान हैं, शैख है, या जो लोग मतलब ब्राह्मण हैं या राजपूत है, भूमियार है, तो वो लोग तो सर्टिफिकेट बनाते नहीं हैं। कहाँ से, चूँकि उनको रिजर्वेशन मिलना नहीं है, वो लोग EWS बनाते हैं। तो अगर जिनके पास जो लोग बना चुके हैं या जिनके पास नहीं है तो वो लोग बना सकते हैं। अगर वो बना लिए, वो जाति प्रमाण पत्र भी देंगे तो उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी देना होगा। उसके बाद जो लोग बाहर से आए और इलीगल इमिग्रेंट ना हो, जैसे कि लीगल पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा, इंडियन वीज़ा पर आया हो और लीगल तरीके से ठहरा हो और वो लगातार 7 वर्ष से रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता देने का प्रोविज़न है, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। अगर वो पहले से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में, नेशनल सिटीजन रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है और वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वो इस रिव्यू में आता है, वो लोग आएंगे। और राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, यानी फैमिली रजिस्टर भी होता है, जैसे पारिवारिक सूची बनता है, या जनगणना सूची में जो सेंसस हुआ था तो उसमें एक परिवार में कितने लोग हैं वो भी सूची होगा, तो वो भी चलेगा। अगर वो सूची नहीं है तो पारिवारिक सूची अंचल से बनाना होगा, तो वो पारिवारिक सूची रहेगा तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर किसी गरीब आदमी को कोई सरकार ने ज़मीन दिया है तो ज़मीन देती है तो साथ साथ उसका प्रमाण पत्र भी देती है, वो भी प्रमाण पत्र है तो वो भी डोमिसाइल में कंसीडर होगा। ये 11 तरीके के प्रमाण पत्र हैं जो इसमें कंसीडर किए जाएंगे, बाकी कोई भी दस्तावेज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो है सबसे जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बना है और जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उन्होंने बाद में भी अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो उनको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, कब पैदा हुआ, तारीख भी पता चल गई, उसमें जन्म स्थान भी पता चल गया, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ और वो किस एड्रेस का रहने वाला था, उसका माता पिता, तो डोमिसाइल भी पता चल गया। तीनों इसमें आ गया, फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने फादर या मदर दोनों में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर फादर या मदर में से किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फादर अगर स्कूल में पढ़े हैं तो उनके स्कूल का एक सर्टिफाइड कॉपी देना होगा एडमिशन रिकॉर्ड में, डेट ऑफ बर्थ ये है, नाम ये है, फादर्स का नाम ये है, यानी इनके दादा का नाम ये सब लिख करके इन्होंने कब एडमिशन लिया ये सब लिख के देगी, तो वो भी चलेगा स्कूल डेट ऑफ बर्थ के लिए। साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा। तो ये हो गई। अगर जो लोग 2 दिसंबर 2004 से लेके अब तक पैदा हुए हैं, उनका अपना प्रूफ देना होगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, साथ साथ अपने माँ और बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर उनके माँ और बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है, वो देना होगा। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट देना होगा। अगर पासपोर्ट भी किसी का नहीं है या नाम गलत है, तब इस मुतालिक इसके रिगार्डिंग आपको वकील से मिलना होगा और वकील से मिल करके इसको सॉर्ट आउट करना होगा कि केस फाइल करके डिसीजन लेटर लेना होगा, फिर उसको उस कॉपी को लगाना होगा। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बिहार के अंदर में, तो उनको तो परेशानी होगी, तो वही वकील से मशवरा करना होगा, वो लोग रास्ता निकालेंगे इस लॉ के तहत।
चूँकि ये कोई आसान नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो भाई क्या डॉक्यूमेंट है, किसका रेलिवेंस क्या है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग या तो कम पढ़े लिखे हैं या जो बिल्कुल ही मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो उनके लिए या जो जानकार आदमी है उससे मशवरा ले। लेकिन अगर मशवरा लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप जो भी कम पढ़े लिखे या जो एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, वो डायरेक्ट आप जो है ना, कोई भी वकील होगा, वहाँ जा कर के आप उससे पूछिए और मशवरा लीजिए। मशवरे के आधार पर आप केस फाइल कीजिए, फिर केस के डिसीजन के मुताबिक जो फैसला होगा उसके हिसाब से उसका ऑर्डर कॉपी लगा दीजिएगा। तो ये भी है। इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट जो बनेगा वो 1969 के बाद वालों का बनेगा, चूँकि बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में बना है। उससे पहले बर्थ का सर्टिफिकेट का कोई रूल नहीं था। तो अगर कोई बूढ़े लोग हैं, मान लीजिए कि 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, तो उन लोगों को कोर्ट में केस फाइल करना होगा। कोर्ट के केस फाइल के आधार पर 1-2 हेयरिंग में वो डिसीजन मिलेगा और वो वकील आपको बता देंगे और वो डिसीजन कॉपी लगा करके जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा करके आप ब्लॉक या म्युनिसिपल में देंगे, सांख्यिकी विभाग में, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जो उसका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका निर्गत कर दिया जाएगा। तो इसमें जो सारे 11 डॉक्यूमेंट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसमें बात ये आती है कि बहुत सारे लोग नेपाल के रह रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार के अंदर में चाइनीज़ भी हो सकता है लोग रह रहे हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्री के जासूस भी रह सकते हैं। तो सरकार अपने स्तर पर इसको जांच करेगी। तो इसमें ये समझिए कि एनआरसी का प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, एमआईएम पार्टी है जो बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, या फिर जो है जन स्वराज्य पार्टी है, ये सारी पार्टी मिल करके चुनाव आयोग पर इन लोगों को केस करना चाहिए, ताकि अगर ये रूल अगर बरकरार रहेगा तो लोगों को कुछ टाइम दिया जाए, ताकि लोग अपना इस थोड़ा टाइम मिल जाए तो अपने कागज़ पत्तर को सही कर ले। बहुत सारे, चूँकि हमने वीडियो में भी बताया था कि एनआरसी लागू हो सकता है, लोग बहुत कम लोग इसको सीरियस लिए थे, ज़्यादातर लोग इसको सीरियस नहीं लिए थे। लेकिन अगर पार्टी को अगर जीतना है, अपना वोट बैंक बचाना है, तो या वो जन स्वराज पार्टी हो जो नई पार्टी अभी बिहार में उभर रही है, या एमआईएम है जो जी तोड़ मेहनत बिहार में कर रही है, या राष्ट्रीय जनता दल है, ये लोग चाहती है कि हमारा वोट बैंक बरकरार रहे, तो इन लोगों को चुनाव आयोग पर केस करना होगा। और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, जो भी कुछ करना है इन लोगों को बहुत होशियारी से करना है। केस लीगल तरीके से करना चाहिए। इन लोगों को अप्रोच कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, इस पर स्टे लगाना चाहिए। क्योंकि आम नागरिकों को जो मेन जो वोट देने वाला है वो गरीब लोग है, जो लाइन में खड़ा हो करके, जो अमीर लोग बाहर रहता है वो वोट नहीं करता। और न ही सरकार ने जनरल पब्लिक के लिए पोस्टल वोटिंग का जो है सिस्टम शुरू किया है, न ही इंटरनेट वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है यहाँ इंडिया में। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर काम करते हैं, तो वो लोग तो वोट ही नहीं देंगे। जो बिहार में गरीब गुरबा लोग हैं उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, तो वो लोग भी वोट नहीं देगा। अब वोट में जो ब्राह्मण किस्म का लोग होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो बिहार में रह रहा है, वो लोग तो अपना नाम सही कर लेगा, वो लोग वोट देगा और इसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो ये अगर इसको एनआरसी करना ही था तो पहले से सरकार को, होम मिनिस्ट्री को बताना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, क्लियरली वे में। चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी जी जाते हैं या जो बीजेपी का जो भी मेंबर लोग जाते हैं, तो उनको बताना चाहिए था कि हम इतने तारीख को इलेक्शन कमीशन के द्वारा हम इस तरीके का करने वाले, लोगों का अपना कागज़ पत्र सरिया लेता। अभी
बहुत सारे बिहार के गांव में रास्ता नहीं है, कोई लोग खेत खलिहान में घर बना के रह रहा है, वो फंसा हुआ, वो लोग कागजात कहाँ से लाएंगे। इसीलिए अगर आरजेडी को अपना वोट बैंक बचाना है, या जन स्वराज पार्टी चाह रही है कि बिहार में हम अपना कुछ अपना पहचान बनाए रखें, कुछ एमपी एमएलए जीते, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि हमारा भी कैंडिडेट जो है ना जीते, हमारा वोट बैंक को बचाने के लिए उनको केस फाइल लीगल तरीके से करना होगा और इस पर स्टे लगाना होगा, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए, वो अपना डॉक्यूमेंट बना करके जो भी है उसको प्रस्तुत कर सके। इस डॉक्यूमेंट के अलावा और भी डॉक्यूमेंट को जो है होम मिनिस्ट्री को मतलब निर्देशित करना चाहिए चुनाव आयोग को, कि ताकि और भी डॉक्यूमेंट की संख्या बढ़ाए। ये 11 डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट आम आदमी के पास बिल्कुल नहीं रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? सरकार को ने इसको मैंडेटरी किया ही नहीं। स्कूल में बिगैर बर्थ सर्टिफिकेट के पहले एडमिशन हो जाता था, तो कौन बना करके रखेगा? अगर स्कूल वाला मांगता तो लोग बना करके रखता, जैसे अभी मांग रहा है। तो इसमें सरकार की नाकामी भी झलकती है। और ये नीतीश कुमार जो है, ये एकदम दुर्बल, एकदम कमज़ोर मुख्यमंत्री है। इनका अपना स्टैंड नहीं है, अपना पावर नहीं है कि काम कर सके। या तो ये बीजेपी के दबाव में काम करते हैं, या किसी और पार्टी के दबाव में काम करते हैं। इनका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, इनकी अपनी पहचान ही नहीं है। कभी बीजेपी में मिल जाते हैं, कभी आरजेडी में मिल जाते हैं। कोई एक पहलू पर इनको रहना चाहिए था और ये खुल करके बोलना चाहिए था। अगर इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, बिहार सरकार, बिहार में अभी बीजेपी और जेडीयू की मिल करके सरकार है, अगर इन्होंने किया तो जनता को बताना चाहिए नीतीश कुमार की भी गलती है। और ये लोग इतने, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के दबाव में ये सब काम कर रही है। इनका तो अपना कोई स्टेटस ही नहीं बचा है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी बुराई नहीं करता हूँ, नहीं खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन इस तरीके का सिचुएशन आ गया है जो लोगों का अपना आइडेंटिटी, अपने वजूद को बचाने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है, अपना वजूद बचाना मुश्किल है। इसलिए मजबूरन ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। इसमें ये हिंदू मुसलमान जो भी है, क्रिश्चियन सिख ईसाई सब जाएंगे, चूँकि कानून सब पर लागू होता है। हिंदू ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, या मुस्लिम ये ना समझे कि इम्पोज हो रहा है, हमको टारगेट सबको किया जा रहा है। अब हिंदू लोगों को बोलेगा कि तुम नेपाल भागो, मुस्लिम लोगों को बोलेगा तुम बांग्लादेशी हो या तुम पाकिस्तानी हो, भागो, पता नहीं तरह तरह का एलिगेशन लगाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन पार्टी है बिहार में इस वक्त, उसको चाहिए कि सब एकजुट हो करके वो उसको जो है ना कोर्ट में केस फाइल करे और इसको चुनौती दे। जो इस तरीके का 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कि कई बार इससे पहले जो है ना ये गणना सर्वेक्षण हो चुका है पास्ट में, फिर अभी क्या ज़रूरत है? पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया। और सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि सरकार डिजी लॉकर में पासपोर्ट को स्थान नहीं दिया है और उसमें वोटर आईडी कार्ड को स्थान नहीं दिया। जिस तरह से डिजी लॉकर में अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फेच करते हैं तो पूरा बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, उसी तरह से वोटर का फेच करके डालने पर पूरा आ जाना चाहिए। जैसे हम निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है अगर डालते हैं तो फेच करके पूरा डिटेल आ जाता है, पूरा सर्टिफिकेट ही। उसी तरह से पासपोर्ट और वोटर कार्ड भी आना चाहिए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। तो खुलासा कलाम ये है कि जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो है हम सक्सेसफुली वोट डालें, तो उन लोगों को एक तो कागजात बनाना चाहिए, दूसरा सब पार्टी मिल करके ये बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ केस फाइल करना चाहिए और लीगल तरीके से लड़ना चाहिए। कोई भी इलीगल तरीके से काम नहीं करना चाहिए, कोई भी अराजकता नहीं फैलाना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं करना चाहिए। एक कानून के दायरे में रह करके विधिवत तरीके से कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए और इस पर स्टे लगाना चाहिए। अगर जो है आरजेडी को अपना वजूद बचाना है, या जो है बिहार में और भी अपोजिशन पार्टी है उसको अपना वजूद बचाना है, तो इसको करना पड़ेगा और हर हालत में करना
करना पड़ेगा। और इसके साथ जो है ना कानून के दायरे में रह कर के सभा भी करनी होगी, जैसे गांधी मैदान हो या और भी जगह हो। इसके खिलाफ इसको हर हालत में रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो आपका वो जो गरीब लोग जो वोट देने वाला है वो उसका नाम हट जाएगा और आपको कोई वोट नहीं देगा, और आप जो है ना बिल्कुल फिस हो जाएंगे, बिल्कुल आप जो है ना राजनीति से परमानेंट के लिए बाहर हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन भी बिला झिझक हमसे व्हाट्सएप पे जो मोबाइल नंबर मैंने बताया था पूछ सकते हैं, या आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।